स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा में बड़ा होगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस को राम का सहारा नजर आ रहा है। और सवाल यह कि 24 की चुनौती में रामलला किसका बेड़ा पार लगाएंगे। देश राम के रंग में रंगा हुआ है। तो भला सियासत इससे अछूती कैसे रह सकती है। राम और राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की सियासी सोच के कोर इशू रहे हैं। अब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं तो सियासी सुरों में राम राग खुलकर सुनाई दे रहा है। बीजेपी तो पूरे देश में इसे उत्सव के रूप में मना रही है। कांग्रेस के अंदर भी लगातार राम को लेकर पार्टी लाइन से अलग सुर लगातार मुखर हो रहे हैं। राममय माहौल के बीच बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 पार का मिशन लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी राम नाम के सहारे अपनी डूबती सियासी नाव को किनारे पर पहुंचाने की जुगत में है। राम के सहारे सियासी नाव लोकसभा में बीजेपी ने रखा 400 पार का टारगेट। घर घर पीले चावल लेकर पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस भी कर रही राम उत्सव की तैयारी। 22 जनवरी को कांग्रेस मना सकती है राम उत्सव। इंदौर में कांग्रेस मनाएगी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। राम वन गमन पथ को लेकर एक्शन में मोहन सरकार। तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग जाएंगे अयोध्या। मोहन सरकार कराएगी रामलला के दर्शन। बीजेपी कांग्रेस दोनों राम नाम के सहारे 24 का चैलेंज जीतने की कोशिश में जुटी हैं। इसी कड़ी में मोहन सरकार बुजुर्गों को हवाई जहाज से रामलला के दर्शन कराएगी। कांग्रेस भी राम नाम का सहारा ले रही है, साथ ही बीजेपी पर तंज भी कस रही है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये कार्य योजना बन रही है कि अब जो हवाई यात्राएं अपन करवाएंगे आगे, वो अयोध्या की हवाई यात्राएं करवाने का माननीय मुख्यमंत्री जी और हम संस्कृति विभाग के लोगों का विशेष मन है कि ये यात्राएं होनी चाहिए। जिसे आप राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं, वो आस्थाओं को समर्पित न होकर एक दल विशेष और एक संगठन विशेष को समर्पित है। तो जब धार्मिक आस्थाओं पर ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने अतिक्रमण कर लिया हो, तो हर सच्चा हिंदू उससे नाखुश है। राम को राजनीतिक लड़ाई का अस्त्र शस्त्र बनाकर सियासी संग्राम देश और प्रदेश में नया नहीं है। बीजेपी ने राम नाम के सहारे शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, तो राम नाम के फेर में फंसकर कांग्रेस कई बार मुश्किल में फंसी। अब दोनों राम के सहारे 24 की चुनौती जीतने की मंशा से काम कर रही हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। पूरा देश राममय है तो सियासत भी राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस में भी कई स्वर सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है, तो अपने भी सवाल उठाने लगे। देखिए खास रिपोर्ट। रामलला अपने भव्य भवन में विराजने वाले हैं। अयोध्या समेत पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। घर घर पीले चावल देकर न्योता दिया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने पर शुरू हुई सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के अपने ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का साफ कहना है कि जब राहुल गांधी ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, तो हम न्योते को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। मना कर दिया तो हम कैसे स्वीकार कर लें। हमारे रामानंदी संप्रदाय के लोगों ने मना कर दिया तो हम कैसे जाएंगे उसके अंदर। ये लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक धड़ा पार्टी के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है।
यहाँ तक कि राम के लिए पार्टी को छोड़ने में भी संकोच नहीं कर रहे। ग्वालियर में आनंद शर्मा ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जो पार्टी राम के बुलावे को स्वीकार नहीं कर सकती, उसमें रहने का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान जो नेतृत्व है, उसने करोड़ों भारतीयों के आराध्य देव भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो जाने का जो निर्णय लिया, उसकी अनदेखी करने का, उसका बहिष्कार करने का जो निर्णय लिया, इस निर्णय से देश के करोड़ों भारतीयों को, मेरे जैसे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा और उसी का परिणाम था कि मैंने कांग्रेस को आज अलविदा किया। कांग्रेस राम मंदिर का न्योता ठुकराकर चारों ओर से घिरती नजर आ रही है। पहले बीजेपी के निशाने पर आई तो अब अपनों की चुनौती से जूझ रही है। देश में राम पर जारी ये सियासत पार्टियों को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो राम जी जाने, लेकिन सियासत तो हो ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन 29 में जुट गई और सभी 29 सीटें जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक एक सीट और एक एक बूथ पर बीजेपी का फोकस है। क्या है बीजेपी की रणनीति, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। चुनाव से पहले मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के साथ ही कमजोर बूथों को मजबूत करने को लेकर चुनावी दफ्तर में रोड मैप तैयार किया जाएगा। बीजेपी का मिशन 24 के लोकसभा चुनावों में 29 में से 29 सीटें जीतकर इतिहास रचने की तैयारी है, तो वोट प्रतिशत बढ़ाकर जीत का नया रिकॉर्ड बनाने की भी रणनीति है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर फोकस कर रही है। प्रत्याशियों की घोषणा से पहले जनवरी महीने के आखिर तक हर संसदीय क्षेत्र में चुनाव कार्यालय शुरू करने को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। हर लोकसभा क्षेत्र में संगठन चुनाव प्रभारी बना रहा है। सरकार के एक मंत्री को लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा रही है। सामूहिक सम्मेलन और घर घर संपर्क की तैयारी, मतदाताओं को लुभाने बड़ी घोषणा का प्लान, कमजोर बूथों को मजबूत करने की तैयारी। बड़े नेता हर लोकसभा सीट पर मौजूद रहेंगे। महिला, युवा, किसानों के साथ हर वर्ग पर फोकस किया जाएगा। जनता के बीच नेता संवाद करेंगे। चुनावी दफ्तर तैयार करने को लेकर पार्टी का कहना है कि भाजपा कैडर वाली पार्टी है, जहां सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों में जीत को लेकर जुटे हुए हैं। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता नफरत का बीजारोपण करके वोट हासिल करना चाहती है। नहीं, देखिए, ये जो लोकसभा कार्य योजना हमारे यहाँ बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभाओं में अपने कार्यालय अतिशीघ्र प्रारंभ करने वाली है। उसके बाद प्रबंधन की दृष्टि से विधानसभाओं तक वो चुनावी कार्यालय आएंगे। ये चुनावी कार्यालय संगठन के होंगे। प्रत्याशी भले ही बाद में घोषित हो, पर चुनावी कार्यालय संगठन के पहले से प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, ये कितनी भी निरर्थक कवायद कर लें, इनका वार होता है सिर्फ सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर वोटों की फसल कैसे काटी जाए। वार रूम से कभी विकास की बात होती है, कभी प्रगति की बात होती है, कभी ईमानदारी की बात होती है क्या, जन कल्याण की बात होती है क्या? सिर्फ कैसे घृणा और नफरत का बीजारोपण पिरोकर उससे राजनीतिक फसल काटी जाए, यह उनका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन ने लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने के लिए कमर कस ली है। नेता और संगठन जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। जीत का नया कीर्तिमान और वोट शेयर का नया रिकॉर्ड बनाने भाजपा मैदान में है। भाजपा के इस विनिंग प्लान का मुकाबला करने कांग्रेस को नई रणनीति के साथ ही मैदान में उतरना होगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां पहली चुनौती प्रत्याशी चयन की है। दमोह से नए चेहरे की तलाश में बीजेपी है, तो सागर में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी अपने तरीके से बुंदेलखंड को जीतने का प्लान बना रही है। तो क्या है सियासी समीकरण दोनों ही पार्टियों में, आइए देखते हैं। सियासत का वो अखाड़ा जहां मौजूदा वक्त में बीजेपी का डंका बज रहा है।
2019 में बुंदेलखंड की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी 14 से 21 सीटों पर पहुंच गई। परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में नजर आती हैं, लेकिन 2024 के लिए सियासी समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं। दमोह से बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है, तो सागर से मौजूदा सांसद राज बहादुर सिंह की टिकट पर भी संशय है। इधर खजुराहो से वीडी शर्मा और टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि दमोह से बीजेपी नए और युवा चेहरे को मौका दे सकती है, तो सागर से भूपेंद्र सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। जहां तक प्रत्याशियों की दावेदारी का सवाल है, भाजपा के जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया, लता बानखेड़े, डॉक्टर सुशील तिवारी, रायन सिंह मोकलपुर जैसे नाम अपनी टिकट की दावेदारी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा नया चेहरा लाने के नाम पर महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी, इस तरह की उम्मीद मुझे बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह का संसदीय अनुभव उनके पक्ष में है, भाजपा उनके नाम पे भी टिकट के लिए विचार कर सकती है। कई तरह की चर्चा के बीच बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड की सीटों के साथ साथ सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि टिकटों के सवाल पर वो गेंद पार्टी और संगठन के पाले में डाल रहे हैं। इधर कांग्रेस के अपने तर्क और दावे हैं, और दावा यही है कि पार्टी बुंदेलखंड में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, तय है। जनता मन बना चुकी है। आप देखना, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता के प्रत्याशी जीतेंगे। कई जो सांसद थे वो अभी विधानसभा में आ गए, अभी कुछ ऐसा होगा कि कई विधायक जो हैं वर्तमान वो संसद में पहुंचेंगे। अब ये सब तो पार्टी का निर्णय होता है। निश्चित तौर पे जो विधानसभा चुनाव हुआ कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित है, पार्टी के लिए काम करने तैयार है। और जनता कांग्रेस के लिए समर्पित इसलिए है क्योंकि भाजपा ने जो उनको वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस के ऊपर विश्वास दिखाएगी। 2019 में मोदी की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने बुंदेलखंड की चारों सीटों को फतेह किया। अब विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से भी बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। इधर कांग्रेस भी नए नेतृत्व और नई ऊर्जा के साथ बुंदेलखंड को जीतने की तैयारी में है, लेकिन देखना होगा कि 2024 में फिर से मोदी मैजिक चलता है या फिर कांग्रेस बुंदेलखंड में खड़ी नजर आएगी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी इस बार बुंदेलखंड में नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि वो इस बात को भी खारिज नहीं करते हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सांसदों को उतारा गया, उसी हिसाब से लोकसभा चुनाव में विधायकों को या पूर्व मंत्रियों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस रणनीति के तहत क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जल्द ही कार्यकर्ता सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। इन सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश होगी, तो उम्मीदवार फाइनल करने में भी ये सम्मेलन अहम रोल निभाएंगे। जीत की उम्मीद में कांग्रेस जल्द ही छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी हार से निराश कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश होगी। वहीं लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले दावेदारों के लिए यह शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होगा। कहा जा रहा है कि सम्मेलन करने की शुरुआती सहमति प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में हुई बैठक में बन चुकी है। अब वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद होंगे सम्मेलन। सभी लोकसभा क्षेत्रों में होंगे सम्मेलन और बैठक। दावेदार भी संकल्प शिविरों की तर्ज पर होंगे शामिल। प्रदेश में अभी तक 2 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकी पार्टी। वोटों के लिहाज से 5 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत, 6 सीटों पर भाजपा को हासिल हुए ज्यादा वोट। कमजोर सीटों पर कांग्रेस का होगा स्पेशल फोकस। छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही सभी क्षेत्रों में पहुंचेगी और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की कोशिश करेगी।
वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रभारी और जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा वाइज तमाम बड़ा नेताओं के साथ 11 लोकसभा में 11 बैठकें हमारे माननीय सचिन पायलट जी के साथ होगी और साथ ही इसके बाद फिर अगला चरण के लिए हम सीधा कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाएंगे। तो इस तरह से लगातार हम लोग भी रणनीति अपनाए हैं ताकि लोकसभा चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जनता से बहुत दूर जा चुकी है। मोदी जी का विरोध करते करते देश और देश की जनता का विरोध करने लगे हैं। देश की जनता ने ठान लिया है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का, और भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस को कितना लाभ होगा, सीटों की संख्या में कितना इजाफा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हार के बाद कांग्रेस के लिए नेताओं को एकजुट करना और कार्यकर्ताओं की हताशा को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद पुरानी योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं। वित्तीय प्रबंधन का हवाला देते हुए कई पुरानी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है। तो कौन कौन सी ये योजनाएं हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इन पर क्यों सियासी बवाल बचा हुआ है, आइए देखते हैं। गौठान योजना, गोबर खरीदी योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, राजीव युवा मितान क्लब योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना। ये वो पुरानी योजनाएं हैं जिन पर नई सरकार आने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। गोबर खरीदी योजना तो बंद हो चुकी है और धीरे धीरे बाकी योजनाओं को भी खामोशी के साथ बंद करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। गौठान योजना की तो केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी जांच करने की बात कह चुके हैं। इंडस्ट्रियल पार्क की योजना ज्यादातर जगहों पर ठप हो चुकी है। ऐसे में अब इन योजनाओं पर वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन का हवाला देकर कैंची चलाई जा सकती है। फिलहाल सरकार का फोकस मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को खोखला कर दिया है। हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन मोदी की गारंटी जरूर पूरी होगी। डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ और देश में, तो फंड की क्या कमी है, बजट की क्या कमी है? इन लोगों को तो जितना मांगे केंद्र सरकार से उतना पैसा मिलेगा। फंड नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी जो जनता के साथ जुड़ा हुआ हमारी कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जो सीधा जनता के खाते में पैसा जा रहा था, एक बहाना बनाकर उनको बंद करना, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता को पेट में लात मारने के बराबर है। वहीं सरकार की मंशा को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि डबल इंजन की सरकार को फंड की क्या कमी, केंद्र से जितनी राशि मांगेंगे उतनी मिल जाएगी। पुरानी सरकार ने जनता के हित में योजनाएं शुरू की थीं और इन योजनाओं को बंद करना जनता के जेब में डाका डालने जैसा है। कांग्रेस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की, सिस्टम को बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस के नेताओं के जेब में ज़्यादा पैसा जा सके और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। उस परिस्थिति में भी हम सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए वित्तीय रूप से एक सुप्रबंधन की नीति का रोड मैप तो रखेंगे ही और साथ में मोदी की गारंटी को पूर्ण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्राथमिकता मोदी की गारंटी है, जिसके बूते बीजेपी सत्ता में आई और 2024 की जंग का आधार भी यही गारंटियां होंगी। ऐसे में नई सरकार एक तरफ जहां राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं पुरानी सरकार की कई योजनाओं पर कैंची चलाकर सरकारी खजाने की सेहत सुधारने की कवायद कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार की इस कवायद पर सियासत कहां तक जाती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में हर बुधवार कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठकों में कई अहम फैसले तो हो ही रहे हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकों पर सियासत भी जमकर हो रही है।
सरकार के फैसलों पर विपक्ष ने एक बार फिर से तंज कस दिया तो मंत्री लखनलाल देवांगन भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। आखिर कैबिनेट की बैठकों पर क्यों ये बवाल मचा हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दीपक वैज ने साधा निशाना। संघ के बड़े बड़े अधिकारियों को संघ के कार्यालय जाना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाना पड़ रहा है अपना पोस्टिंग और अपना प्रमोशन के लिए। मैं समझता हूं कि आज तक कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ कि कोई अफसर कांग्रेस कार्यालय आए। अमरजीत भगत का हमला। एक तो कुछ बुलवा करके देख लीजिए, लक्ष्मण रेखा उससे आगे एक पीछे नहीं लोग नहीं जाएंगे। जो ऊपर का आदेश है, जो दिल्ली का और नागपुर का आदेश है, उससे 1 इंच आगे नहीं सकते। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कांग्रेस यही साबित करने में तुली है कि यह सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है और इसका रिमोट दिल्ली और नागपुर में है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कैबिनेट बैठकों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार दिल्ली और नागपुर से चल रही है। सरकार एक भी फैसला खुद नहीं ले पा रही। जो लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, सरकार उससे एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। देखो, जो एजेंडा दिल्ली से फाइनल होता है, नागपुर से फाइनल होता है, यहाँ आता है, उसके संदर्भ में उसमें अमली जामा पहनाने के लिए, उसमें कार्रवाई पूरा करने के लिए औपचारिकता पूरी होती है। एक तो कुछ बुलवा करके देख लीजिए, लक्ष्मण रेखा उससे आगे एक पीछे नहीं लोग नहीं जाएंगे। जो ऊपर का आदेश है, जो दिल्ली का और नागपुर का आदेश है, उससे 1 इंच आगे नहीं सकते। अब सरकार पर नागपुर से चलने का आरोप लगे तो मंत्री कहां चुप रहने वाले थे। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि हम मनमर्जी करने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, जो संगठन के निर्देश होंगे उसका पालन जरूर करेंगे। देवांगन ने अमरजीत भगत को भी करारा जवाब दिया। अपने खुद मंत्रिमंडल के कार्यकाल में अपने विभाग को तो संभाल नहीं पाए और अभी बोल रहे हैं कि हर हफ्ता नागपुर और वहाँ से आता है। सबका संगठन होता है, संगठन अपनी बात को मानते हैं। आज मैं भी मंत्री हूँ, मेरे संगठन से जो निर्देश आएगा उसका मैं पालन करूँगा। हम मनमौजी थोड़ी कर सकते हैं कि मंत्री बन गए तो हम संगठन को दरकिनार कर देंगे। हम तो संगठन को लेकर चलेंगे और संगठन ने जो बात कही, क्योंकि चुनाव लड़ने के पहले संगठन ही घोषणा करता है कि हमें हमारा सरकार बनेगा तो हमें ये काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में विपक्ष लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार भी हर सवाल का जवाब अपने तरीके से दे रही है और साफ कर दिया कि संगठन ने जिन कामों को प्राथमिकता में रखा है वही सरकार की प्राथमिकता है, चाहे विपक्ष कितने भी सवाल खड़े करता रहे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।